हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड 36 और मैंने पहले ही एपिसोड 31 से 35 एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए, तब ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो चलो आज हम शुरू करते हैं अपना एपिसोड 36। और इसके स्टार्ट में हमें वहीं से दिखाते हैं जहाँ पे अपना सैथ क्लास से जा रहा होता है और उसके पीछे सोफी बोलती है सैथ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। फिर वो बाहर आ जाता है, अपने कार के पास जा रहा होता है और उसके अंदर बैठ जाता है। और फिर बॉब बोलता है वेलकम बैक बॉस। बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद बॉब पूछता है अपने सैथ से कि आज आपको कहाँ जाना है। फिर अपना सैथ बोलता है कि मॉम के कैफे ले चलो। बोलता है ठीक है सर। फिर उसको हमें दिखाते हैं कि वो अपने मॉम के कैफे पहुंच गया होता है और कार से उतर आता है। और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पे एक नोटिस लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से बंद है। और फिर वो अपना फोन उठाता है और अपनी मॉम को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी कॉल जा नहीं रही होती क्योंकि उनका फोन बिजी बता रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं अकीरा जिसके पीछे शायद की मॉम खड़ी होती हैं और वो एकदम गुस्से से देख रही होती हैं। उसके बाद अकीरा बोलती है यहीं पर है और सैथ की मॉम रिवसन के घर के आगे खड़ी होती हैं। और फिर वो अंदर जाती हैं और बोलती हैं कि तुम यहीं पे रहना और भागने की तो सोचना ही मत। अगीरा एकदम डरते हुए बोलती है हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद सैथ की मॉम गेट खोलती हैं और अंदर आती हैं और उनके सामने दो आदमी खड़े होते हैं। वो सैथ की मॉम की तरफ देख रहे होते हैं और सोचते हैं क्या यहाँ पे कौन आया है। और फिर सैथ की मॉम उनकी तरफ देख रही होती हैं और फिर इन दोनों में से एक आदमी बोलता है कि यहाँ पे आना मना है, लेकिन सैथ की मॉम बोलती हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने आई हूँ। उसके बाद ये टकला आदमी बोलता है कि अच्छा तो तुम किस गैंग की मेंबर हो। और सेहत की मम बोलती हैं कि ऐसा लगता है कि तुम लोग बात नहीं करना चाहते। और फिर वो एकदम आगे जाती हैं स्पीड से उन दोनों की तरफ और वो दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये इतनी तेजी से कैसे। लेकिन इससे पहले ही वो कुछ रिएक्ट कर पाते सेहत की मम उन दोनों की गर्दन पे मारती हैं जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाते हैं। और उनमें से ये टकला होता है जो बोलता है शिट यहाँ क्या हो गया। और फिर वो एक बटन निकालता है जिसे वो दबा देता है। उसके बाद सैथ की मॉम जाती हैं अंदर और वो गेट खोलती हैं। फिर वो अंदर देखते हैं क्या यहाँ पे कौन है। तो लेकिन उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है और ये रिवसन का ही आदमी होता है जो उससे बात करता था। और उसका वो बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन सैथ की मॉम कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलता है अच्छा तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी। और फिर वो अपने हाथ से चुटकी बजाता है जिसके बाद बहुत सारे आदमी निकल आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे गेट होते हैं जिनमें से बहुत सारे आदमी आ रहे होते हैं अपने हाथों में वेपन लिए हुए। और जिसने चुटकी बजाई थी वही बोलता है कि अच्छा तो एक अकेली औरत कर भी क्या सकती है। लेकिन सत की हम साइड में देखती हैं और फिर बोलती हैं ठीक है अगर अब किसी ने भी मुझ पे वेपन्स के साथ अटैक किया तो पहले मरने के लिए तैयार रहना। और ये सुनने के बाद वो भी एक पल के लिए डर जाता है। उसके बाद सेहत की मम बोलती हैं कि तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, चलो ठीक है अब तुम आराम से देखो क्योंकि तुम लोग मेरे बेटे के पीछे हो। और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। उसके बाद सेहत की मम अपनी टाई ढीली करते हुए बोलती हैं चलो क्या हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं विक्टर का बॉक्सिंग जिम जिसके बाहर सेहत खड़ा होता है और अंदर हमें दिखाते हैं कि विक्टर और ब्रॉक दोनों मैच कर रहे होते हैं एक साथ। और फिर विक्टर पंचेस मार रहा होता है ब्रॉक को और ब्रॉक उनसे बच रहा होता है। फिर उसके बाद विक्टर और ब्रॉक दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। फिर ब्रॉक जाता है पंच मारने के लिए लेकिन विक्टर उससे बच जाता है और फिर वो एकदम नीचे झुकते हुए दूसरी साइड से पंच मारता है और ब्रॉक उसे दूसरी साइड से ब्लॉक कर लेता है अपने हाथ से, लेकिन उससे भी बहुत तेजी से लगा होता है उसके हाथ पे। फिर उसे लगता है कि उसने डिफेंड कर लिया, लेकिन विक्टर उसे नीचे से पंच मारता है और इसके काउंटर में ब्रॉक भी अपने हाथ से पंच मारता है उसके मुंह पे और दोनों ने एक दूसरे के मुंह पे पंचेस मारे होते हैं। और उसके बाद विक्टर पीछे हट जाता है और ब्रॉक विक्टर को घूर रहा होता है और विक्टर ब्रॉक को घूर रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाता है सैथ बोलता है कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये यहाँ पे कब आया। फिर उसके बाद सैथ बोलता है वैसे मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, लग रहा है तुम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हो, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। और विक्टर और ब्रॉक उसी को घूर के देख रहे होते हैं। उसके बाद ब्रॉक अपने ग्लव्स निकालता है और नीचे उतर आता है रिंग से और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये क्या कर रहा है। फिर सैथ बोलता है अच्छा तो तुम फाइट नहीं करोगे, लेकिन ब्रॉक बोलता है बस थोड़ी देर और फिर मैं तुम्हें हरा दूंगा। और यही बोल के वहां से चला जाता है। और यही देखने के बाद सैथ हंस रहा होता है और फिर विक्टर उसके सामने ग्लव्स फेंकता है और अपना सैथ उन्हीं को देख रहा होता है। उसके बाद विक्टर बोलता है क्या हुआ, उन्हें पहन और ऊपर आ जा, मुझे लगा तुम्हें फाइट करनी है। और उसके बाद विक्टर बोलता है क्या तुम्हें बॉक्सिंग बहुत ज्यादा आसान लगती है क्योंकि बस तुम्हें लड़ाई करनी आती है। और सैथ उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद वो स्माइल करता है और ग्लव्स उठा लेता है और फिर विक्टर बोलता है कि 3 मिनट 4 राउंड और मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा तो तैयार रहना।
और सैथ अपने दोनों बॉक्सिंग ग्लव्स को पहन के आता है और बोलता है अच्छा चलो शुरू करते हैं। और उसका हमें दिखाते हैं सैथ डॉज कर रहा होता है पंचेस को जो विक्टर मार रहा होता है और सैथ को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है इसमें। और फिर विक्टर एक पंच मारता है लेकिन सैथ उसे डॉज कर लेता है पीछे होके। और सैथ और विक्टर दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और फिर सैथ एक पंच मारता है विक्टर को लेकिन वो अपने हाथ से रोक लेता है और वो सोच रहा होता है क्या आखिर ये बना किस चीज का है। और इसी पंच की वजह से वो एकदम पीछे जाकर स्लाइड हो जाता है और रिंग से टकराता है और उसका हाथ वहां पे दर्द कर रहा होता है जहाँ पे पंच लगा होता है। और विक्टर सोच रहा होता है ये और बाकी सब इतने ज्यादा स्ट्रांग क्यों हैं। और ऐसा लग रहा होता है कि अपने सेहत को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये देखने के बाद विक्टर को गुस्सा आता है, वो अपने दांतों को टाइट करता है और चिल्ला के बोलता है बॉक्सिंग और फाइटिंग दोनों सेम नहीं है कमीने। और सेहत भी इसे देख रहा होता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं और फिर हमें दिखाते हैं रेसन का घर जिसके अंदर ये दरवाजे तोड़ते हुए बहुत सारे आदमी गिरते हैं बाहर। और ये सब आदमी जो अपनी सेहत की मॉम को मारने के लिए आए थे उन सब के पसीने छूट रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं सैद की मॉम जो एकदम बीच में खड़ी होती हैं इन सब आदमियों के और उन बहुत सारे आदमियों को पीट भी दिया होता है। और ये सब आदमी बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं उनको देख के। और फिर उनमें से एक आदमी अपने हाथ में कटाना लिए सैद की मॉम की तरफ आता है भागते हुए। लेकिन सैद की मॉम उसकी तरफ देखती हैं और सीधे एक एक मारती हैं उसके मुंह में जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और फिर पीछे से गंजा आदमी भगता हुआ आता है उनकी तरफ, वो बोलता है मर जाओ। लेकिन सैद की मॉम उसकी तरफ देखती हैं। इतने में ही एक सामने से आदमी आ रहा होता है अपने हाथ में चाकू लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि सैद की मॉम उसे पकड़ती हैं टकले को और उसे आगे कर देती हैं जिसकी वजह से उसके चाकू घुस जाता है और वो मर जाता है वहीं पे। और ये दोनों टकले सोच रहे होते हैं क्या ये क्या हुआ, मैंने अपने आदमी को ही मार दिया। और वो चिल्लाते हुए सीधे सैद की मॉम को पंच मारने वाला होता है लेकिन सैद की मॉम अपना हाथ आगे कर देती हैं और उसकी दोनों आंखों में घसेड़ देती हैं अपनी उंगलियां और फिर उसके सिर को पकड़ती हैं और उसे जमीन पे मारती हैं सीधा। और वो सामने देख रही होती हैं एकदम गुस्से में। उसके बाद वो खड़ी होती हैं और उन लोगों के सामने जा रही होती हैं लेकिन वो सब लोग डर के मारे पीछे हो रहे होते हैं। और फिर पीछे से एक आदमी बोलता है अपने हाथ में गन लिए हुए कि हिलना मत वरना मैं शूट कर दूंगा। और इसी को देखने के बाद वो एक आदमी भगते हुए जाता है अपनी सेहत की मॉम की तरफ अपने हाथ में डंडा लिए। और फिर वो जब अपनी सेहत की मॉम को मारता है तो वो एकदम नीचे हो जाती हैं और उससे बच जाती हैं। और फिर वो अपनी किक से उसे हवा में उड़ा देती हैं और जो चाकू उस आदमी को लगा होता है उसमें भी लात मारती हैं जिसकी वजह से वो सीधा पीछे जाके उस आदमी को लगता है जिसने गन पकड़ी होती है लेकिन उसके हाथ से गन चल जाती है और वो बुलेट सीधी जाकर उस आदमी के सिर में लगती है जो हवा में उड़ा हुआ होता है। और उसके बाद सैद की मॉम कटाना उठाती हैं और उसी आदमी की तरफ जाती हैं जिस आदमी की गन पकड़ी होती है और उसे बीच में से काट देती हैं और वो एकदम चिल्ला रहा होता है। और उसके बाद सैद की मॉम वहीं खड़ी होती हैं और वो आदमी नीचे गिर जाता है। और फिर सैद की मॉम बोलती हैं इसी समय से अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसका गला काट दूंगी। और फिर हमें दिखाते हैं जैसन के डैड जो सोफी के डैड के सामने बैठे होते हैं और बोलते हैं क्यों ना हम ड्रिंक करें। लेकिन सोफी के डैड बोलते हैं एक एम्बेसडर बिना किसी रीजन के प्रोसिक्यूटर के साथ ड्रिंक क्यों करना चाहता है। फिर उसके बाद जैसन के डैड बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा, हम दोस्त हैं सीनियर हाई स्कूल से और कॉलेज में भी, क्या दो दोस्त मिलके साथ में ड्रिंक भी नहीं कर सकते। लेकिन सोफी के डैड बोलते हैं बकवास मत करो और ये बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो उसके बाद जैसन के डैड बोलते हैं क्या सोफी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और सोफी के डैड उसी की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। उसके बाद जैसन के डैड बोलते हैं ये मेरे स्कूल के बारे में है, मैंने अपने भाई को इंचार्ज बनाया था उसका पर वो उससे छीन लिया गया है। फिर सोफी के डैड बोलते हैं पर उसमें तो कुछ इलीगल नहीं है, मैंने देखा है उसे। फिर जैसन के डैड बोलते हैं अच्छा तो क्या हुआ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। लेकिन सोफी के डैड बोलते हैं तो तुम क्या करना चाहते हो। और फिर जैसन के डैड बोलते हैं बस मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने किसके साथ पंगा लिया है। और फिर सोफी के डैड कप नीचे रखते हुए बोलते हैं सनशाइन कंपनी, उस कंपनी के बारे में कुछ भी इलीगल नहीं है, अगर तुम उसे ढूंढोगे भी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और यही सुनने के बाद जैसन के डैड एकदम हंसते हुए बोलते हैं हाँ वो सिर्फ एक गुंडों का झुंड है और उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है और उन लोगों को उनकी असली जगह पता चल जाएगी जब वो अपने से ताकतवर से मिलेंगे। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं कि तुम किसी को नहीं ढूंढ पाओगे जो उनसे लड़ाई कर सके। और फिर जैसन के डैड बोलते हैं हाँ शायद कोरिया में कोई नहीं होगा पर मैंने अपने भाई को जापान भेजा है ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। और सोफी के डैड उसकी बातें सुनने होते हैं। और फिर जैसन के डैड बोलते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वो जापान की सबसे बड़ी गैंग है। और यही सुनने के बाद सोफी के डैड बोलते हैं तुम करना क्या चाहते हो। और जैसन के डैड बोलते हैं कि मैं इसे कोई बड़ा इशू नहीं बनाना चाहता, बस मैं कुछ लोगों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, बस यही बात है। और उसके बाद
सोफी के डैड खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैं कानून को फॉलो करता हूँ, तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना है अभी। और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और यही देखने के बाद जैसन का डैड एकदम गुस्सा होते हुए बोलते हैं, ये कमीना, मैंने इसे एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनाया और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाते हैं रोशन का घर, जिसके अंदर खून ही खून होता है, किसी का हाथ कटा हुआ होता है और किसी के तो पूरा शरीर कटा हुआ होता है, कोई जमीन की तरह होता है, किसी उंगलियां कटी होती हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि दीवारों पर भी बहुत ज्यादा खून डला होता है और सैद की मॉम उन सबके बीच में खड़ी होती हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं रोशन का आदमी भी जमीन पर पड़ा होता है और सैद की मॉम उसी की तरफ जा रही होती हैं। और फिर हमें दिखाते हैं रोशन जो सोच रहा होता है ये यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, और सैद की मॉम अभी भी उसी के पास जा रही होती हैं। और र्यूसन सोच रहा होता है आखिर ये है कौन और मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन जब वो देखता है सामने तो एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि सैद की मॉम अपनी कटाना उसी पेंटिंग में स्टैब कर देती हैं जिसके पीछे र्यूसन छुपा हुआ होता है। और वो तलवार बिल्कुल उसकी बगल से निकली होती है और वो डरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा पसीने निकले होते हैं उसके। उसके बाद सैद की मॉम बोलती है अगर तुमने मेरे बेटे को दोबारा से छुआ तो इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और ये सुनने का वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैद जो अपनी क्लास में बैठा होता है और बाहर देख रहा होता है और सोफी भी उसे देख रही होती है पीछे मुड़ के। और फिर क्लास की बेल बज जाती है। उसके बाद सैद खड़ा होता है और सोफी इसके पास आती है, बोलती है हे। हाँ, वो सोच रहा होता है क्या हुआ। फिर वो बोलती है कि वैसे आज मुझे अपने ट्यूशन नहीं जाना, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे खाने के लिए। लेकिन सैद बोलता है सॉरी, बस मुझे आज कहीं जाना है। बोलती है अच्छा ठीक है। फिर सैद जाते हुए बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीद दूंगा। और सोफी उसी की तरफ देख रही होती है। फिर वो अपनी कार में जाके बैठ जाता है। उसके बाद बॉब बोलता है वेलकम बैक बॉस। और सैद बोलता है हाँ ठीक है, पहले मॉम की कैफे चलो। और फिर बॉब सैद को उसकी मॉम की कैफे पे ले आता है और वो कार से उतरता है और वो एकदम भगते हुए जाता है और चिल्ला के बोलता है मॉम। और उसकी मॉम उसे ही देख रही होती है और इधर ही बगल में कोई खड़ी होती है, वो डर जाती है। उसके बाद सैद की मॉम बोलती है हो डियर, कैसे हो तुम, क्या तुम्हें मजा आया अपने स्कूल में। लेकिन सैद बोलता है मॉम आप कहाँ पे थी। वो बोलती है कि मुझे कुछ काम करना था इसलिए मैं गई थी, क्या तुम परेशान हो गए। और सैद बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप फोन भी तो नहीं उठा रही थी। और सैद जब सामने देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है। उसके बाद वो बोलता है मॉम ये कौन है। और सैद की मॉम उसकी तरफ देखती है और बोलती है ये यहाँ पे कुछ समय के लिए पार्ट टाइम जॉब करेगी, और वैसे मैंने सुना है कि तुम दोनों सेम स्कूल में हो। और सैद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद सैद की मॉम बोलती हैं कि वैसे कल से तुम दोबारा स्कूल जा रही हो ना। और अकीरा बोलती है हाँ जरूर। और सैद सोच रहा होता है क्या ये दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को। फिर हमें दिखाते हैं एक बिल्डिंग जिसके अंदर एक आदमी बैठा होता है। वो बोलता है अच्छा, और ये होता है थ्री हेडेड गोस्ट गैंग का बॉस, और इसका नाम होता है मिडियोकी रियूनोसुके, और मैं इसे रियूनोसुके ही बोलूंगा। और फिर हमें दिखाते हैं उसके सामने जैसन के अंकल बैठे होते हैं और वो एक बैग खोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं और रियूनोसुके पैसों को ही देख रहा होता है। उसके बाद वो जैसन के अंकल की तरफ देखता है और बोलता है सनशाइन, ये कोई इजी टारगेट नहीं है जो तुम मुझे बोल रहे हो, और वैसे हमारे पास और भी काम है। लेकिन जैसन अंकल बोलते हैं पर एक मिनट। फिर वो बोलता है कि वैसे हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, और वैसे हम दोनों एक ही साइड हैं तो क्यों ना हम। और जैसन अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर रिनेसे को बोलता है वैसे ये जरूरी बात नहीं है, पर ये बताओ पहले कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। और फिर जैसन के अंकल बोलते हैं कि हमारे बॉस ने कहा है कि वो तुम्हारी मदद करेंगे कोरिया में बहुत सारे बिजनेस खोलने में। लेकिन रियोनेस को बोलता है क्या बस इतना, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, नया बिजनेस खोलना कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद जैसन के अंकल बोलते हैं अच्छा तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। और फिर रियोनेस को बोलता है कि पैसे से भी बढ़ के, जैसे कि तुम लोग हमारी मदद करोगे हमारे सामान को कोरिया के अंदर जाने में, अगर तुम वो करते हो तो हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे। और यही सुनने के बाद जैसन के अंकल एकदम शॉक में होते हैं और वो बोलते हैं ये कुछ ज्यादा। और फिर यूनिवर्सिटी को बोलता है कि वैसे भी हम यहाँ पे सनशाइन ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर हमने उनसे छुटकारा पा लिया तो तुम ही लोग हो गए जो उनसे ज्यादा बेनिफिट हो गए। और फिर जैसन के अंकल कुछ नहीं बोल पाते। और फिर यूनिवर्सिटी को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ डिसाइड करने के लिए, और वैसे भी तुम यहाँ पे हो तो क्यों ना तुम हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करते हुए ये सब डिसाइड करो। और फिर हमें दिखाते हैं जैजू के अंदर जहाँ पे अपना जॉय पिट रहा होता है, उसे बहुत सारे पंचेस मार रहे होते हैं लोग और वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। और फिर कोई इसके मुंह पे पंच मारता है जिसकी वजह से वो सीधा दीवार में जाकर टकराता है और वो बहुत जोर से सांस ले रहा होता है। और जब वो सामने देखता है तो उसके सामने होता है ब्लैक ग्रुप मैंडोय का ब्रांच चीफ जिसका नाम होता है जॉन ली, और दोस्तों मैं इसे ली बोलूंगा। और उसके बाद ली उसके पास आता है और जॉय थूकते हुए बोलता है अच्छा भले से तुम ब्लैक ग्रुप के चीफ हो, पर क्या तुम ये बार बार करके थक नहीं जाते। और फिर ली बोलता है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए कि वो कौन है, और जॉय उसी की तरफ देख रहा होता है। और उसके बाद ली बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने ग्रुप की वजह से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मेरे भाई को पीटा है। और वो एकदम गुस्से में बोल रहा होता है ये सब।
उसके बाद हमें दिखाते हैं सनशाइन बिल्डिंग, जिसके अंदर सैद के अंकल खड़े होते हैं और वो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं क्या ये फोन किसका आ रहा है। तो उसके बाद वो फोन के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। फिर सामने से कोई बोलता है सर ये मैं हूँ, और वो सोच रहे होते हैं क्या ये कौन बोल रहा है। उसके बाद चिल्ला के बोलते हैं एकदम जॉय ये क्या तुम हो। और फिर जॉय बोलता है हाँ सर ये मैं ही हूँ। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे मैंडॉय ग्रुप के लोग उससे जबरदस्ती फोन करा रहे होते हैं। और उसके बाद ली उससे फोन ले लेता है और शायद के अंकल बोल रहे होते हैं जॉय जॉय, लेकिन ली बोलता है सनशाइन मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मेरे भाई को पीटा है। और फिर वो बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारे पूरे ग्रुप को खत्म कर दूंगा। और यही सुनने के बाद शायद के अंकल बोलते हैं तुम आखिर हो कौन। और वो बोलता है कि मैं मैंडॉय का ब्रांच लीडर हूँ जॉन ली ब्लैक ग्रुप से। और ये सब शायद के अंकल सुन रहे होते हैं और फिर शायद के अंकल एकदम गुस्से में बोलते हैं अगर तुमने जॉय को हाथ भी लगाया तो कोरिया से वापस जाने के बारे में सोचना भी मत। और ली बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। और फिर हमें दिखाते हैं एक चिड़िया जैसे अपना शायद दिख रहा होता है क्लास के अंदर से। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो क्लास के अंदर बैठा होता है और क्लास के अंदर फिर अकीरा आती है जिसे वो देख लेता है। वो उसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन अकीरा को लग रहा होता है कि वो एकदम गुस्से से देख रहा है उसे। फिर वो खड़ा होता है और अकीरा अपना बैग एकदम गिरा देती है डर की वजह से। उसके बाद वो अकीरा के पास जाता है और बोलता है चलो हमें बात करनी है। और अकीरा एकदम डर रही होती है। उसके बाद वो दोनों सीढ़ियों से जा रहे होते हैं ऊपर और उनके पीछे सोफी भी आ रही होती है। और वो देखती है क्या सैद और अकीरा ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं। और फिर वो उन दोनों के पीछे चली जाती है और छुप के सोच रही होती है क्या मुझे इनका पीछा करना चाहिए या नहीं, कहीं ये गलत तो नहीं है। लेकिन वो फिर गेट से देख रही होती है उन दोनों को और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके बाद शायद बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और फिर अकीरा बोलती क्या तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो। और फिर शायद बोलता है क्या ये अजीब नहीं है कि तुमने हमारे स्कूल में ट्रांसफर लिया और उसी के अगले दिन से तुम मेरी मॉम के कैफे पे काम करने लगी। मुझे तो ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन अकीरा बोलती है ये बस हो गया, ये ऐसे ही हो गया, मुझे नहीं पता कैसे। लेकिन शायद बोलता है क्या तुम सोचती हो मैं पागल हूँ, क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा मेरी मॉम के साथ, जल्दी से बताओ मुझे। और यही सुनने के बाद वो एकदम डर रही होती है और शायद को एकदम गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो कुछ नहीं बता रही होती। फिर वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। और ये सब देखने के बाद अकीरा एकदम डरते हुए बोलती है तुम और तुम्हारी मॉम दोनों के दोनों मुझे क्यों परेशान करते रहते हो। और एकदम रोते हुए बोल रही होती है ये सब। और शायद सोच रहा होता है क्या। और सोफी देखती है क्या ये यहाँ पे क्या हुआ। और शायद भी सोच रहा होता है क्या मैंने ऐसे क्या किया, ये एकदम की रोने लगी और उसके बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं। और इतने में सोफी आ जाती है बाहर और बोलती है शायद क्या हुआ, तुमने क्या किया। और सोफी को देखने के बाद वो और डर जाता है, सोच रहा होता है क्या ये यहाँ पे कब आई। वो उसके बाद हमें दिखाते हैं ऋषिकेश जो ऋषिन के घर के बाहर खड़ा होता है और फिर वो अंदर जाता है गेट खोल के। और जब वो सामने देखता है कि पूरा हॉल खाली होता है, वहां पे कोई नहीं होता, तो वो बोलता है कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं है गार्ड करने के लिए। फिर वो एकदम अंदर जाता है और चिल्ला के बोलता है र्यूसन। लेकिन जब वो सामने देखता है तो र्यूसन एकदम पूरे डिप्रेशन में बैठा होता है। उसके बाद वो जाता है उसके पास और बोलता है क्या हुआ। फिर र्यूसन बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर र्यूसन को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हारी गैंग की भी। लेकिन र्यूसन बोलता है मदद, कैसी मदद चाहिए तुम्हें। और फिर र्यूसन को बोलता है कोरिया में हमें सनशाइन ग्रुप से छुटकारा पाना है। और सनशाइन का नाम सुनने के बाद र्यूसन बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है नहीं वो नहीं, वहां पे नहीं। और र्यूसन सोच रहा होता है क्या इसे क्या हुआ। और वो डरते हुए बोलता है कि नहीं हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, हमें जो करना था हम कर चुके, अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। और इसे र्यूसन को देख रहा होता है और वो सोचता है क्या इसे क्या हुआ एकदम। उसके बाद हमें दिखाते हैं स्कूल के बाहर जहाँ अपना शायद घूम रहा होता है। और फिर जब वो सामने देखता है तो उसके सामने ये सारे कैप्टन खड़े होते हैं स्पोर्ट्स के। और इनमें से एक होता है टाइकेंडो क्लब का कैप्टन गैबियो, और एक होता है जूडो क्लब का कैप्टन सैम चोई, और ये तीसरा वाला होता है रेसलिंग क्लब का कैप्टन डेमिंचा, और ये चौथा वाला होता है कैंडो क्लब का कैप्टन स्कॉट चोई। उसके बाद शायद बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और गैब बोलता है तू कमीने लड़के बस चुप रहे और हमारे पीछे आ। और शायद एकदम हंसते बोलता है हाँ अच्छा ठीक है। और फिर हमें दिखाते हैं जैसन उसे ऊपर से देख रहा होता है और बोलता है कि तुझे क्या लगा कि मैं ये सब यहीं पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं योंगजिन हाई स्कूल का जिम जहाँ पे अपनी सैत और ब्रॉक की फाइट हुई थी, उसी के अंदर हमें दिखाते हैं ये सब खड़े होते हैं। उसके बाद सैत बोलता है ठीक है मैं तुमने जैसे कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे आ गया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद गैब बोलता है तू घमंडी लड़के। और यही सुनने के बाद सैत बोलता है अच्छा तो मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे बार बार घमंडी बुला रहे हो। और फिर गैब बोलता है बस तू है। और फिर गैब बोलता है कि तूने बस ब्रॉक को पीट दिया तो तू अपने आप को कुछ ज्यादा महान समझने लगा है। और फिर सैम बोलता है कि वैसे चीजें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और वैसे बहुत सारी सीनियर्स हैं जिन्हें तुम्हारे खिलाफ ग्रज है।
और सैथ सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर सैम बोलता है कि कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि सीनियर्स क्लास के बच्चे तुमसे डरते हैं। और फिर सैथ बोलता है तो क्या हुआ, तो क्या तुम लोग मुझ पे अब एक साथ अटैक करना चाहती हो। और यही सुनने के बाद गैब एकदम चिल्ला के बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर से ऐसे बात करने की। और उसके बाद सैथ बोलता है एकदम गुस्से में कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अगली बार तूने मुझसे ऐसे बात की ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, भले से तू मेरा सीनियर हो। और गैब एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है तू कमीना। लेकिन उसके सामने स्कॉट आते हुए उसे रोकता है और बोलता है एक मिनट एक मिनट। और सैथ भी उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद स्कॉट बोलता है कि हम तुमसे एक साथ नहीं लड़ना चाहते, पर वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है। और फिर सैथ और स्कॉट एक दूसरे के सामने होते हैं और फिर स्कॉट बोलता है कि मैं हाथों से लड़ने में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं तुमसे जीत भी पाऊंगा या नहीं, तो तुम समझते हो ना कि मुझे ये यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं कैंडो क्लब का कैप्टन हूँ। और फिर सैथ बोलता है हाँ जरूर, वैसे भी मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसों से फाइट कर रहा हूँ, तो तुम यूज कर सकते हो। और फिर स्कॉट बोलता है तुम्हें सच में इतना रूड होने की जरूरत है। और फिर वो एकदम भगते हुए जाता है उसकी तरफ और सैथ के सामने उसकी तलवार होती है, लेकिन सैथ उसे एकदम डॉज कर लेता है लास्ट टाइम पे। और फिर वो अपने हाथों को मूव करते हुए अपने स्वॉर्ड की डायरेक्शन बदल देता है जो सीधा सैथ के सिर को हिट करने वाली होती है, लेकिन सैथ नीचे झुक के बच जाता है उससे। फिर उसके बाद वो ऊपर देखता है और एकदम हंस रहा होता है और स्कॉट सोच रहा होता है क्या ये कैसे बच गया इससे। और फिर हमें उसके बाद दिखाते हैं कि स्कॉट के पीछे जैसन खड़ा होता है और वो बोलता है चिल्ला के ये बेवकूफ कमीने, मैंने इनसे बोला था कि सब एक साथ अटैक करें उस पे। और उसकी बगल में आगे कोई खड़ा हो जाता है और एकदम डरते हुए सोचता है क्या यहाँ पे कौन आ गया। फिर वो बोलता है तुम कौन हो, और ये जैब होता है। और उसकी दूसरी साइड में बॉब खड़ा होता है और वो बोलता है कि वैसे मैं सोच ही रहा था कि वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे ये हुआ है। और जैसन एकदम डर जाता है क्या ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जैब बोलता है हमेशा से फाइट देखना बहुत ज्यादा मजे का काम है। और जैसन सोच रहा होता है क्या ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि स्कॉट को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और फिर शायद एक पंच मारता है सीधा उसके पेट में, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और फिर कोई एकदम उसकी तरफ भगते हुए आता है और शायद जब पीछे देखता है तो गैब होता है जो उसे लात मारता है सीधा हवा में उछल के, लेकिन शायद उससे बच जाता है। और फिर कोई शायद के पीछे आ जाता है जिससे वो टकराता है और ये डैमन होता है जो उसे पीछे से पकड़ लेता है। और उसके बाद डैमन बोलता है कि हमने तुम्हें यहाँ पे खेल खेलने के लिए नहीं बुलाए। और शायद उसे ही देख रहा होता है, डैमन ने उसे पीछे से पकड़ा होता है। उसके बाद गैब बोलता है कमीने चल अब लड़ाई शुरू करते हैं। उसके बाद शायद एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ जरूर, ये अच्छा लग रहा है सुनने में। और फिर शायद अपना सिर मारता है सीधा डैमन के चेहरे पे, जिसकी वजह से डैमन उसे छोड़ देता है और वो डैमन को पकड़ता है और सीधा गैब की तरफ फेंक देता है। लेकिन गैब उससे उछल के बच जाता है और चिल्ला के बोलता है तू मोटे सुअर, बस तू कुछ नहीं कर सकता। और फिर जब वो सामने देखता है तो शायद उसकी तरफ आता है एकदम हंसते हुए और एक पंच मारता है सीधा उसके चेहरे पे, जिसकी वजह से वो नीचे ही गिरता है सीधा जमीन में। और फिर शायद सामने देखता है जो उसके सामने सैम और स्कॉट खड़े होते हैं और जैसन भी ये देखने के बाद एकदम डर जाता है। और फिर जैब बोलता है कि लगता है ये अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहा, क्या ये स्टूडेंट से फाइट कर रहा है इसलिए। और फिर बॉब बोलता है हाँ जरूर यही हो सकता है, क्योंकि जब उसने हैमर से फाइट की थी तब सैथ ने उसके दांत तोड़ दिए थे। बोलता है वो हाँ सही बोला। और फिर जब बोलता है हाँ वैसे तुम्हें एक्स याद है जो भूमि से था, जिससे सैथ की लड़ाई हुई थी और सैथ ने उसकी आंखें निकाल ली थी। और फिर बॉब एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ वैसे सच कहूँ तो उसे देखने के बाद मैंने अपनी पैंट गिली कर दी होती बिल्कुल। और फिर बॉब बोलता है कि वैसे वो उसकी आंखें बाहर नहीं आई थी, सैथ ने अपनी उंगलियां उसकी आंखों में डाल के उसकी आंखें डिस्ट्रॉय कर दी थी। और वैसे भी उस समय वो जूनियर हाई स्कूल में था। और फिर जब बोलता है क्या सच में, मैंने सुना है कि एक्स की नाइफ स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है कि तुम उन्हें अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। और फिर बॉब बोलता है हाँ इसलिए अपने वेपन्स को अच्छे से चूज करना चाहिए। और जब बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। और यही सब सुनने के बाद जैसन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि ये दोनों उसे डरा रही होती हैं ये सब सुना के। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं गैब और डायमंड दोनों जमीन पे डले होते हैं और इसे देखने के बाद शायद एकदम हंस रहा होता है। फिर वो साइड में देखता है और बोलता है अच्छा तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट तुम हो। लेकिन सैम एकदम डरते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कभी फाइट नहीं करना चाहता था। पर सैथ बोलता है कमी नहीं, ये सब बंद कर और सीधा मेरे पास आ। लेकिन फिर सैथ बोलता है चल ठीक है, लेकिन मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको एक साथ पीटूंगा। और फिर वो वहां से जा रहा होता है मुड़ के, लेकिन पीछे से कोई एकदम चिल्ला के बोलता है सैथ, और वो रुकता है। और फिर वो जब पीछे देखता है तो उसके पीछे जैब बोल रहा होता है यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ।
और जैब को देखने के बाद जैसन और बॉब की दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और बॉब बोलता है ये पागल, क्या इसे पता नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था जब हमने उसकी फाइट में इंटरफेयर किया था। लेकिन जैब बोलता है चिंता किस बात की कर रहे हो, मैं तो सिर्फ उसका क्लासमेट हूँ। और बॉब उसे देख रहा होता है एकदम घूर के। और फिर जैब चिल्ला के बोलता है शायद यही था जिसने उन सबको ऑर्डर दिया था कि वो तुम पे अटैक करें, तो मैं क्या करूं इसके साथ। और फिर शायद उसकी तरफ देखता है और जैसन को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है उसे देख के। उसके बाद शायद बोलता है कि उसे छोड़ दो, वैसे भी वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है। और फिर जैब बोलता है जैसन से कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि बॉस ने कहा है कि तुम्हें एक चांस और दें। और फिर बॉब बोलता है जैसन से कि तुम उनसे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि तुम उनके लेवल पे नहीं हो, समझे। और उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जैसन वहीं पे खड़ा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं साथ के अंकल जो जेजू आइलैंड पहुंच गए होते हैं और फिर वो गेट खोल के नीचे जा रहे होते हैं और उनके सामने ली बैठा होता है और उसके बगल में उसके दोनों बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। उसके बाद वो शायद के अंकल को देख रहा होता है और शायद के अंकल भी उसे घूर रहे होते हैं। उसके बाद वो जॉय को देखते हैं जो बोल रहा होता है सर, और फिर वो जॉय की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन ली के दोनों बॉडीगार्ड शायद के अंकल को रोक लेते हैं। उसके बाद शायद के अंकल बोलते हैं साइड हट जाओ और वो दोनों कुछ नहीं बोलते। उसके बाद ली बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो, लेकिन शायद के अंकल बोलते हैं कि साइड हट जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। उसके बाद ली उन दोनों को साइड में हटने को बोलता है और फिर शायद के अंकल जॉय के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। और जॉय बोलता है कि हाँ इतना तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, पर बॉस आप इसको सीक्रेट रखना क्योंकि ये कुछ ज्यादा शर्मनाक है। और फिर शायद के अंकल कुछ नहीं बोलते। फिर ली बोलता है कि वैसे भी तुम जितनी चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट के ऊपर। और यही सुनने के बाद शायद के अंकल बोलते हैं कि वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है और वैसे ही मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रॉमिस के मुताबिक तुमने इसे हाथ नहीं लगाया इसलिए। और यही सब सुनने के बाद ली को गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है क्या क्या बोल रहा है तू। और फिर शायद के अंकल खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आज से हमारे जो भी रिलेशन थे मंडाई ग्रुप के साथ वो सब यहीं पे खत्म होते हैं। और फिर ली बोलता है हाँ जरूर सनशाइन इस छोटी सी जगह पे बहुत बड़ी कंपनी होगी पर इस पूरी दुनिया में वो बहुत ज्यादा छोटी है। और यही सुनने के बाद शायद के अंकल बोलते हैं क्या तुमने अपने बॉस से परमिशन ली कि यहाँ पे आने की, क्या तुम जानते हो कि सनशाइन किस तरीके की कंपनी है। और फिर ली बोलता है ये पर्सनल मैटर है, मैंने इससे अपने बॉस की परमिशन क्यों लूंगा। और फिर शायद के अंकल बोलते हैं ठीक है तुम वापस जाओ और अपने बॉस से पूछ के आओ, अगर ये एक वॉर है तो मैं इसे अच्छे से एक्सेप्ट कर लूंगा। और फिर ली चिल्ला के बोलता है कि तुम चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रही हो, मैं सिर्फ यहाँ पे उस लड़के को पकड़ने आया हूँ जिसने मेरे भाई को पीटा है। और फिर शायद के अंकल अपने ग्लासेस नीचे उतारते हुए बोलते हैं वो लड़का जिसकी तुम बात कर रही हो उसने मेरे चेहरे का ये हाल किया है। और ली शायद के अंकल को ही देख रहा होता है। उसके बाद शायद के अंकल बोलते हैं कि अगर तुम उससे इतना ही मिलना चाहते हो तो क्यों ना तुम पहले मुझे हराने की कोशिश करो, अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा। और फिर ली कुछ नहीं बोलता, वो नीचे बैठ जाता है। फिर शायद के अंकल बोलते हैं अगर तुम हार गए तो तुम कोरिया वापस कभी नहीं आओगे। और ली एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ जरूर, तो ठीक है मेरी भी एक कंडीशन है। और फिर वो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और बोलता है कि अगर तुमने इन दोनों को हरा दिया तो उसके बाद मैं तुम्हें फेस करूंगा। और शायद के अंकल उन दोनों की तरफ देखते हैं और वो दोनों एकदम भगते हुए जाते हैं अपने शायद के अंकल की तरफ। और फिर उन दोनों में से एक कराटे मारता है और एक पंच मारता है अपने शायद के अंकल को, लेकिन अपने शायद के अंकल कुछ नहीं करते, वो सीधा वहीं पे खड़े होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उनके एक कराटे उनकी गर्दन में पड़ा होता है और उसके पंच पड़ा होता है उनके पेट पे और उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते। और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या इसे कुछ हुआ भी है या फिर नहीं। फिर उसके बाद शायद के अंकल एक पंच मारते हैं उन दोनों में से एक को, जिसकी वजह से वो सीधा हवा में उड़ के पीछे जाता है। और फिर वो अपने हाथ से दूसरे आदमी का गला पकड़ लेते हैं और सीधा उसे हवा में उठा देते हैं और उसके मुंह से एकदम झाग निकल रहा होता है क्योंकि उसकी सांस रुक गई होती है। और ली ये सब देख रहा होता है और फिर शायद के अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं उसका गला पकड़ के। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है वहीं पे हवा में। और फिर शायद के अंकल ये नोटिस कर लेते हैं और उसे जमीन फेंक देते हैं। उसके बाद ली तालियां बजाते हुए बोलता है वाह वाह तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर शायद के अंकल उसकी तरफ देखते हैं और फिर ली खड़ा होता है और बोलता है अच्छा तो तुमने बच्चों को पीट दिया है तो अब मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ। और फिर वो शायद के अंकल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि हमारे एक चाइनीज में कहावत है कि तुम जानते हो उसका क्या मतलब है। और शायद के अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं और फिर ली बोलता है कि उसका मतलब है कि अगर तुम अच्छे हो तो तुमसे भी अच्छा कोई है। और फिर वो सीधा शायद के अंकल पे अटैक करता है अपने दोनों हाथों से, जिसकी वजह से शायद के अंकल स्लाइड करते हुए सीधा पीछे जाते हैं और वो सामने देख रहा होता है। फिर वो एकदम चौंक जाता है क्या ये क्या हुआ है। और फिर शायद के अंकल सीधा खड़े होते हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होता। उसका वो बोलते हैं क्या तुम्हारे पास बस यही सब कुछ है। और ली सोच रहा होता है क्या ये बिल्कुल ठीक है कैसे। और फिर शायद के अंकल उसकी तरफ आते हैं और बोलते हैं क्या कहा था तुमने कि अगर कोई बेस्ट है तो उससे भी बेटर कोई है। वैसे हमारे यहाँ पे भी एक कहावत है कि कुएं का मेंढक क्या जाने बाहर के बारे में।
और फिर वो एकदम गुस्से में जा रहे होते हैं उसकी तरफ, लेकिन पीछे से कोई एकदम चिल्ला के बोलता है रुक जाओ। और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये कौन आया है, और हमें दिखाते हैं कि ये ली के छोटे भाई का बॉडीगार्ड होता है। और फिर वो आके अपने सैद के अंकल को ग्रीट करता है और बोलता है कि हमारे बॉस ने आपको हेलो बोला है। और सैद के अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है। और ली चिल्ला के बोलता है चुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद ली आके में कुछ बोलता है, और ये सुनने के बाद ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है शिट। फिर उसके बाद चुन बोलता है सैद के अंकल से प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम यहाँ से जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि हमारे बॉस ने बोला कि वो आपको कंपनसेट करेंगे जो भी हमने आपके लिए प्रॉब्लम की है उसके लिए। और सैद के अंकल कुछ नहीं बोलते उससे। उसके बाद चैन बोलता है सैद के अंकल से अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और जाते हुए ली बोलता है कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन सैद के अंकल बोलते हैं अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अपने बॉस को ये बता देना। और यही सुनने के बाद ली एकदम गुस्से में जा रहा होता है वहां से। और दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू। अगला एपिसोड मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा।